प्रश्न उत्तर में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं द्वितीय सावधिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम के आधार पे द्वितीय सावधिक परीक्षा होने वाली है। तो इसका पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम देख रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अध्याय है, फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हमारे लिए ये 6 अध्याय से ही हमें प्रश्न आने वाले हैं इस प्रश्न पत्र में, यानी कि द्वितीय सावधिक परीक्षा के में। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ। हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो आप लोग? हाँ, हमें पता है कि JCERT के तरफ से मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग भी आ गए हैं मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके, यानी कि टर्म 2 का जो मॉडल सेट है उसका पहला मॉडल सेट 1 का हम सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। ठीक उसके पहले हम सॉल्यूशंस को देखने से पहले हम लोग एक बार ये ध्यान दे लेते हैं कि ये हमारे टर्म 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि हमारे जो परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं ये इसी तरह के होंगे। पूर्णांक या फुल मार्क्स 35 मार्क्स के होंगे और समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। इसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न कैसे हैं, तो इसे हमें सब्जेक्टिव तौर पे लिखना है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है 19 है। इसमें 1 से 7 तक हम देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 3 अंक निर्धारित है। 1 से 7 तक 1 अंक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 15 से 19 जो है, यानी कि 15 से 19 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का हमें उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, और इसके लिए जो अंक निर्धारित है वो है 5 अंक निर्धारित है। और इस तरह से 3 ग्रुप को 3 खंड में बांटा गया है, जैसे कि ग्रुप ABC, और जिसे हम अ ब स भी कह रहे हैं, और सभी खंड जो है वो अनिवार्य है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रुप A से, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें हम 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सीजर। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ई वेस्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेट्रियस फूड चेन। और इसके बाद हम देख रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर 5वां प्रश्न है नेम द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक। 6ठा क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म एलिसा। और 7वां क्वेश्चन है डिफाइन कमेंसलिज्म। ये 7 क्वेश्चंस में हमें किन्हीं 5 का उत्तर देना है। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी कि आणविक कैंची से आप क्या समझते हैं। तो restriction enzymes are also called molecular seizures as they cleave DNA at or near specific recognition sequences known as restriction sites। यानी कि DNA को खंडित करने के लिए एक विशेष एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज या जैविक कैंची या आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। तो हम लोग देखें कि पहला प्रश्न का उत्तर ये था। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज ई वेस्ट। ई अपशिष्ट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कचरा से आशय किसी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण परित्यक्त हो या फेंक दिया गया हो। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय डेट्रियस फूड चेन,
यानी अपरद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? Detritus food chain is the type of food chain that starts with dead organic materials. The dead organic substances are decomposed by microorganisms. The organisms that feed on dead organic matter or detritus are known as detrivores or decomposers. These detrivores are later eaten by the predators. यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला के जीवों के मरने के बाद शुरू होती है। चराई खाद्य श्रृंखला के जीव जब मरते हैं तो अपघटक उन पर एंजाइम छोड़कर क्रिया करते हैं। ये खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों एवं अन्य परभोक्तियों में पहुंचती है। उदाहरण स्वरूप हम एक अपरद खाद्य श्रृंखला को देख रहे हैं जो कचरा से शुरू हो रहा है, फिर इसे कीट यानी कि स्प्रिंगटल नामक कीट इसे खा रहे हैं और इन कीट को खा रहे हैं छोटी मकड़ियाँ जो मांसभक्षी है या जिसे हम प्रीडेटर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो साधारण खाद्य श्रृंखला होता है वो हरे पेड़ पौधे से शुरू होता है यानी कि उत्पादक से शुरू होता है, लेकिन अपरद खाद्य श्रृंखला जो है वो कचरा यानी कि सड़े गले चीज़ जो किसी भी जीव जंतु के मरने के बाद या उसके किसी अंग के मरने के बाद होता है, उसी से ये खाद्य श्रृंखला जो है वो शुरू होती है। जिस तरह से हमने ये खाद्य श्रृंखला में इसको देखा। अब अगला प्रश्न, इसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या उपयोग है। तो हम देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स दैट हैव फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स। यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग रक्त वाहिनियों में बनने वाले रक्त के थक्कों को भंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि थक्के बनते हैं, उस थक्कों को भंग करने के लिए, पिघलाने के लिए किया जाता है। रोगी के जीवित रहने में सुधार करने के लिए या दिल का दौरा पड़ने के लक्षण होने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि हृदय के धमनियों में अगर थक्का जम जाता है, इस स्थिति में हम हृदय का या दिल का दौरा पड़ता है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस एंजाइम को तुरंत उपयोग किया जाता है ताकि वो थक्के को क्या कर दे, भंग कर दे और रक्त वाहिकाओं में रक्त का वहन को वो सुचारू रूप से फिर से चालू कर पाए। पांचवा प्रश्न, नेम द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है यानी कि एन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन एक प्रणत जैविक यानी कि एंटीबायोटिक के स्रोत का नाम बताएं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पेनिसिलियम इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ वर्ल्ड विच obtained फ्रॉम फंगी फैमिली पेनिसिलियम नोटेटा। तो पेनिसिलिन ही विश्व की पहली प्रतिजीवाणु दवा है यानी कि एंटीबायोटिक, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फफूंद परिवार से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है और इसी फंगी से हमने ये एंटीबायोटिक यानी कि इस प्रतिजीवाणु दवा को हमने बनाया है और ये हमारा आविष्कार किया गया एक पहली एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किए थे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में देख रहे हैं कि प्रश्न 6, एक्सप्लेन द टर्म एलिसा, शब्द ELISA को विस्तारित करें। तो एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को हम कहते हैं ELISA यानी कि एलिसा। इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोस एड्स
इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उसी के ऊपर आधारित है ये टेस्ट. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज और स्पेसिफिक एंटीजेंस. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens just like protein, glycoprotein, etc. produced by the pathogen or the microorganism itself, or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे को कर रहे हैं. ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर आधारित है, जिसमें हम ये देखते हैं या तो एंटीबॉडी उसमें उपस्थित है कि नहीं, या एंटीजन जो पैथोजन के द्वारा तैयार किया गया है वो एंटीजन इसके अंदर है कि नहीं है. तो हम लोग देख रहे हैं कि एलिसा का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख है. इसका उपयोग एड्स के निदान के लिए या एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है. ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है. ये एक अत्यंत संवेदनशील परीक्षण है जिसका उपयोग एंटीबॉडी या विशिष्ट एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है. रोगजनक द्वारा संक्रमण का पता एंटीजन की उपस्थिति से या रोगजनक के खिलाफ संश्लेषित एंटीबॉडी का पता लगाकर लगाया जा सकता है. अगर प्रतिजन हमारे शरीर में है, यानी एंटीजन हमारे शरीर में है, तो उसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं. अगर उस एंटीबॉडी का उपस्थिति हम पता कर लेते हैं, यानी कि हमारे शरीर में प्रतिजन है या इन्फेक्शन है. अगला प्रश्न, डिफाइन कमेंसलिज्म, यानी कि सहभोजिता को परिभाषित करें. ए रिलेशन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच one obtained food or other benefits from the other without damaging or benefiting it. तो सहभोजवाद दो जीवित जीवों के बीच एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए लाभान्वित करता है. तो ये एक ऐसा रिश्ता है दो अलग अलग जीवों जो अलग अलग स्पीसीज में जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्पीसीज के हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिसमें एक जीव दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए लाभान्वित कर रहा है. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जीव जो है उसके लिए कोई नुकसान या लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसके चलते किसी दूसरे जीव को जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है. इस तरह के रिश्ते को हम लोग नाम देते हैं सहभोजिता, यानी कि कमेंसलिज्म.